मेरा नाम ललित मुंदड़ा है। मैं सुरेश राठी सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़ा हूँ। शेयर मार्केट में करीबन 26 साल मुझे हो गए हैं और मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मैं एक साधारण इन्वेस्टर हूँ, जैसे कि आप लोग इन्वेस्टर हैं, आप उस साइड बैठे हैं, मैं इस साइड खड़ा हूँ, इतना ही खाली डिफरेंस है। और आज जो थोड़ी बहुत चर्चा मैं करने करूँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसी कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और जो दिमाग में एक ही ध्येय है, एक ही उम्मीद, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो इन्वेस्टर है, प्राय तौर पे हम देखते हैं कि इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आके पैसा खो देते हैं। उसके अनेकों कारण हैं, उन कारणों की हम चर्चा नहीं कर पाएंगे इस सेशन में, पर एक पॉसिबल एक जरिया है जो मुझे नज़र आया, जो हर आदमी अगर अपनी लाइफ में फॉलो करे तो ये है, शॉर्ट टर्म वाला जरिया नहीं है, लॉन्ग टर्म वाला है। आज अगर हमें अच्छी हेल्थ गैदर करनी होती है, कोई भी अच्छी चीज़ अचीव करनी होती है तो उसमें समय लगता है, पर समय हम सबके पास है। हम सब लोग ने अपना करियर एक अमुक एज पे शुरू किया था, 25 साल या लगभग उसी समय पे। आज कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई और भी हमारे सीनियर सिटीज़न भी होंगे, हमारे मेंटर्स। तो सबने अपनी लाइफ साइकिल में देखा है कि समय सबके पास था। और जो यंग जनरेशन आज यहाँ बैठी है, शायद हमारे में से कोई स्टूडेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे, तो उनके पास तो एम्पल समय है। तो जितनी हम आज की तारीख में जितनी हम यंगर एज के उसके एरिया में हैं, जितने हम यंग हैं, उतने लिए हमारी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। खाली डिफरेंस ये है कि हमें समझ के लेना है और मन में एक निश्चय करना है और उसको विश्वास को, कन्विक्शन को स्ट्रांग रखते हुए चलना है। और एक आगे जो अगर युवा पीढ़ी इसमें जुड़ेगी, अच्छे तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अपना ध्येय बनाएगी, तो वो आगे चल के कुछ एग्जाम्पल भी अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए सेट कर पाएंगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो आप लोग सभी शेयर मार्केट से तो जुड़े हुए होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। क्या कुछ लोग एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना? अगर मैं जानना चाहूँ जस्ट फीडबैक के तौर पे कि एफडी में कितने लोग इन्वेस्ट करते होंगे? ओके, लगभग यहाँ पे 25% लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और शायद बाकी के लोग एफडी के अलावा किसी और एलआईसी या इस तरह की कोई पीपीएफ या इस तरह की जो फिक्स रिटर्न वाली स्कीम्स में, काफ़ी लोग हैं जो फिक्स रिटर्न वाली स्कीम में भी पैसा डालते हैं। तो जो आज का मेरा जो रहेगा सेंटर ऑफ अटेंशन वो ये रहेगा कि भाई जो लोग फिक्स रिटर्न स्कीम में पैसा डाल रहे हैं और ऑब्वियसली जो लोग, मैंने पहले बताया कि जो लोग अननेसेसरी शेयर बाजार में बिना जानकारी के स्पेकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, दोनों मेरे ऑब्जेक्टिव हैं। तो उन लोग कुछ अलग करके कैसे अपना कुछ कैपिटल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा हमारी उसके इर्द गिर्द फोकस रहेगी। थोड़ा सा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर एक स्लाइड में देखना चाहें कि भाई आज जो पैसा है, अगर हम उस पैसे का सदुपयोग नहीं करें, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करें, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन की वजह से आज जो हमारा कोई एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस अगर 30,000 रुपये महीने का है, तो वो 20 साल बाद शायद 80,000 रुपये हो जाएगा, ऐसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। और अगर हमने पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ऐसे ही घर में ही रख दिया, सपोज किसी ने 1 लाख रुपया, तो हो सकता है कि 20 साल बाद उसकी वैल्यू काफ़ी कम रह जाए। तो हमें चाहिए कि हमें पैसे का सही जगह पे हम निवेश करें। और निवेश क्यों करें, ये सब सबके लिए, वैसे तो सबको मालूम है कि आज अपना करियर शुरू होता है, उसके बाद कोई व्यक्ति शादी करता है, कोई घर लेता है, गाड़ी लेता है, उसके आगे जाके शादी होने के बाद बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन होगी, रिटायरमेंट होगा, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। उसको वक्त पे बड़ी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। एफडी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया कि क्या होता है एफडी में। आप जब एफडी में निवेशित रहते हैं या किसी भी फिक्स रिटर्न के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपका एक बड़ा पोर्शन जो है आपके रिटर्न का इन्फ्लेशन में चला जाता है और आपको जो नेट मिलता है वो छोटा सा रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया है उसमें दिखाया कि भी 6% एफडी का अगर रिटर्न आया तो इन्फ्लेशन में 5% अप्रॉक्सीमेटली चला गया, तो नेट रिटर्न यानी रियल रिटर्न आपके हाथ में 1% ही आया। तो दिस अप्लाइज टू एफडी और एनी अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स विच यू आर इन्वेस्टेड इन। और मुझे जानकर ताजुब भी हुआ, कल परसों एक न्यूज़ आइटम था कि हमारे देश में करीबन 100 लाख करोड़ रुपीस जो है एफडीज़ में लोगों का इन्वेस्टेड है और दूसरे इसका तो न्यूज़ में नहीं था, पर मैं वही सोच के आश्चर्य कर रहा हूँ कि 100 लाख करोड़ अगर एफडीज़ में लोगों का इन्वेस्टेड है, तो उसके सामने जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसकी हम बात करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया ही इन्वेस्टेड है।
वेरेज हमें अपने सालों की स्टडी से हमारी मतलब इंडिपेंडेंट, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली की स्टडी है, ये हालांकि लास्ट ईयर की स्लाइड है, पर आज भी इसमें कोई फिगर्स में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर हम देखते हैं इक्विटीज़ में, तो ये पोस्ट टैक्स रिटर्न इन्होंने दिखाए हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर जो HNIs है जो 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, तो उनको नेट ऑफ टैक्स FDs में या किसी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में और भी कम हो जाता है। तो हम कोई भी लॉन्ग टर्म टेन्योर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के टेन्योर में देखें पूरी इस मैट्रिक्स में, तो इक्विटीज़ का नंबर हाईएस्ट आता है। बहुत लोग ये सोचेंगे यार ये 5 साल, 10 साल, 15 साल ये सब किसने देखे हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए ये सारा टाइम हम लोग अपने हाथों से हमने बिताया भी है, और अगर किसी ने आज से कई सालों पहले अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह पे किया है तो उसने रिटर्न्स भी एंजॉय किए होंगे। हम आगे चल के आपसे फीडबैक भी लेंगे इस बारे में। लोग हैं यहाँ जो म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, अभी म्यूचुअल फंड कुछ होता है, ऐसा कुछ लोग हैं यहाँ पे? ठीक है, कुछ लोगों को पता है म्यूचुअल फंड के बारे में क्या होता है। तो जैसा हमने पिछली साइड में देखा कि भाई इक्विटीज हमारे लिए एक जरिया अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने का और रिटर्न्स पाने का, लेकिन हम फिर भी म्यूचुअल फंड की बात क्यों कर रहे हैं? उसका एक मुख्य कारण है कि भाई हर आदमी एक एक्सपर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज स्टॉक्स आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टॉक आपको चुनना है, किस वक्त उसको लेना है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी कैसे मिलेगी समय समय पर, कंपनी अगर प्रॉफिट से लॉस में चली गई है, फिर आपको कौन कौन से स्टॉक्स का सिलेक्शन करके पोर्टफोलियो बनाना है, फिर सडन जो मार्केट राइज और फॉल होते हैं उसमें आप टेम्प्टेड हो जाते हैं। तो उससे हम बचने के लिए सजेस्ट करते हैं कि भी म्यूचुअल फंड में कोई ऐसी बड़ी विशेष बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी रहती है, उसका एक फंड मैनेजर रहता है, आपका जो पैसा इकट्ठा निवेश, आपका पैसा जो एकत्रित किया जाता है उसको आपके जो आपका डेस्टिनेशन टारगेट है उसके हिसाब से एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उस टाइप के स्टॉक ले जाते हैं, और जो उसका रिटर्न जनरेट होता है वो आप ही लोगों को वापस पास बैक कर दिया जाता है। जैसे कि अगर अपन एक एग्जांपल लें कि भाई हम जो इंडिविजुअल स्टॉक या छोटा पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड स्कीम, तो जैसे अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि अगर आपको यहाँ से अहमदाबाद से बम्बई जाना है और आप होटल से नीचे उतरे, तो आपके पास 3 अगर विकल्प दिए जाएं कि एक बाइक वाला है आपको ले जाएगा बम्बई तक, एक है कार वाला जो आपको बम्बई तक ले जाएगा, और एक है वॉल्वो की बस, तो आप किस में जाना प्रेफर करेंगे? तो ऑब्वियसली सभी लोग बोलेंगे यार हम बस में ही जाना प्रेफर करेंगे। उसका सिंपल रीज़न है कि भाई बाइक पे जाएंगे, क्या गारंटी है पहुंच जाएंगे, रास्ते में कितनी जगह एक्सीडेंट हो गया, ख़राब हो गई, जो अच्छी तरह से चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो वही की वही चीज़ लगभग यहाँ है कि अगर आपको एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना, हमारी जर्नी लंबी है, बॉम्बे तक की जर्नी 10 घंटे की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी हमारी 5 से 10 साल की है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम 5 से 10 साल के जब टेन्योर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टॉक के साथ हमें सफलता मिल जाए, मिल सकती है, अगर आप एक अच्छा नॉलेज रखते हैं, खुद का स्टडी करते हैं तो मिल सकती है, मेरा उसमें मना नहीं है। पर मैं अगर मुझे विकल्प मिले, आपको विकल्प मिले, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग सब एक सेफ जरिए में जाना चाहेंगे, जो मेरे ख्याल से एक वॉल्वो की बस हो सकती है जो आपको यहाँ से बम्बई 10 घंटे में ले जाएगी। कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर म्यूचुअल फंड्स का देखें तो इस जो स्कीम्स की टाइप्स है वो है कि इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स है जिसमें 100% इक्विटी शेयर्स में पैसा रहता है। बैलेंस फंड की बात करें तो बैलेंस फंड में 65% इक्विटी, 35% डेट रहता है। इसके बारे में हम थोड़ी और विस्तार से चर्चा आगे चल के करेंगे। डेट फंड्स 100% डेट सिक्योरिटीज़। इंडेक्स फंड्स भी हैं जिसमें खाली सेंसेक्स या निफ्टी या बैंकेक्स इस तरह के खाली इंडेक्स के शेयर्स में निवेश करके म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करते हैं। कुछ सेक्टर फंड्स भी हैं, बैंकिंग या फार्मा, उसमें भी अगर आप अपनी खुद की स्टडी रखते हैं तो जरूर सेक्टरल फंड के थ्रू भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरली आम इन्वेस्टर या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी मुझे इस तरह से नज़र आती है कि जो म्यूचुअल फंड में अपने को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, रिटर्न का पोटेंशियल तो ऑब्वियसली है ही है। लो कॉस्ट की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं भाई लो कॉस्ट कैसे हुई, तो मैं उनको यही वापस एग्जांपल देता हूं कि आपको अगर बाइक पे जाओगे यहाँ से बॉम्बे तो आपको कॉस्ट कितनी आएगी, आप कार में जाओगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, आप वॉल्वो में जाओगे तो कॉस्ट कितनी आएगी। तीनों में आप पहुंच सकते हो बॉम्बे। कॉस्ट का डिफरेंस ऑब्वियसली आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि चीपेस्ट मोड वुड बी टू गो इन अ बस। सो आपको यही काम एक तरह से लगभग म्यूचुअल फंड के जरिए लो कॉस्ट में आप अचीव कर सकते हो। लिक्विडिटी ऑब्वियसली है, आप जब भी चाहो T+2 पे जब भी आप मंडे को म्यूचुअल फंड आजकल तो सब डीमैट में अवेलेबल हैं या फंड हाउस के थ्रू भी ले रहे हैं, तो दो दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है, आपको NAV का डिस्क्लोजर्स डेली बेसिस पे है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको अगर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना है तो किसी भी समय पे आप जा सकते हैं, किसी तरह का कोई लॉक इन नहीं है।
और स्कीम्स की चॉइस तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, और टैक्स बेनिफिट्स भी हैं जो आपको 1 साल बाद अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम होल्ड करके बेचते हैं तो देयर इज़ नो टैक्स ऑन द गेन्स दैट यू मेक। किसी भी अगेन कोई भी स्कीम में जाएंगे उससे पहले हम जरूर कोई भी इन्वेस्टमेंट के मोड में जाएंगे तो देख लेंगे कि भाई हमारी एडिक्वेट लिक्विडिटी है कि नहीं है, पोस्ट टैक्स रिटर्न हमारा अच्छा है कि नहीं है, और हमारे को जो उसमें कन्वीनियंस उसको ऑपरेट करने में, उसमें ट्रांजैक्शन करने में है कि नहीं है, ये हम जरूर देखते हैं इन्वेस्टमेंट के करने के पहले। किसी स्कीम को ऑब्वियसली अगर जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आप करोगे या कोई भी करेगा तो वो ये देखेगा कि म्यूचुअल फंड की AMC की हिस्ट्री कितनी लंबी है, 5 साल 10 साल 15 साल या उससे ज़्यादा, उसकी जो स्कीम्स लॉन्च की है उसकी परफॉर्मेंसेस पास्ट में कैसी रही है, और जो परफॉर्मेंस है सबसे बड़ी बात है कि उसमें कंसिस्टेंसी कितनी रही है। ये नहीं कि आज मैं 1 ईयर रिटर्न्स देखूं और मुझे दिख रहा है कि 50% रिटर्न आ गया, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखता हूँ आज के बाद या आज के पहले के, तो उसमें अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है तो मेरे नज़र से वो इतना अच्छा निवेश शायद ना हो। ऑप्टिमिज्म, मैं इसके बारे में, इक्विटीज़ के बारे में तो मैं ऑप्टिमिस्ट हुई हूँ डेफिनेटली, मैं इसीलिए यहाँ हूँ, और उसके अलावा मैं म्यूचुअल फंड में मेरा कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है और सभी के मुकाबले, मैं कह सकता हूँ आप सब के मुकाबले या हम सब के मुकाबले, बिकॉज मैंने देखा है कि अगर और अनुभव किया है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ, कोई पर्टिकुलर स्कीम की मार्केटिंग करने के लिए भी नहीं आया हूँ। मुझे जो लगा कि भाई जो मैं खुद कर सका, मैंने आज अगर सपोज 10 साल पहले SIP की किसी भी फंड में और मुझे लगा कि मैंने इन्फ्लेशन को बीट किया, मैंने FD के रिटर्न को बीट किया और अच्छे से मैं अच्छे गैप से बीट किया, तो ही मैं वो आज बात आपके सामने कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो म्यूचुअल फंड में आने के साथ वो अगर सोचते होंगे कि भाई यहाँ पे हमें इसमें रेगुलर इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनका एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक स्कीम का नाम यहाँ पे दिखाया है डिस्प्ले में, UTI मास्टर शेयर। ये एक काफ़ी पुरानी स्कीम है, इस स्कीम को 30 साल हो चुके हैं और इसका लगभग एक रिकॉर्ड है कि हर साल ये स्कीम डिविडेंड देती है। करंटली इसकी NAV 34 रुपीज़ है और ₹2.80 डिविडेंड नवंबर 2015 में दिया है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सिमिलर डिविडेंड इस साल भी शायद देगी। और बताना ये चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में फॉल आता है तो कई लोग जब लेट्स से फॉर एग्जांपल 28 रुपये की NAV आ गई तो उस वक्त इसमें निवेश कर देते हैं। तो उसका मीनिंग क्या निकला कि अगर आपने 28 रुपये की NAV में ऐसी कोई स्कीम में इन्वेस्ट किया तो ₹2.80 आपको डिविडेंड मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 10% टैक्स फ्री रिटर्न्स। सो दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर इनकम की ऐसी इतनी दरकार नहीं है लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो स्क्रीन पे आपको फिगर शायद क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो है फोकस रहेगा वी वांट टू बीट द फिक्स्ड रिटर्न FDs उनका रिटर्न। तो 10 लाख पहले जो एक UTI म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर किसी ने 30 साल पहले इन्वेस्ट किया, बहुत और लगता है 10 लाख रुपए उसमें किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, पर अगर ये डेटा, बिकॉज ये डेटा है जो UTI म्यूचुअल फंड ने पब्लिश किया है और इसमें दिखाया है कि अगर 10 लाख रुपए किसी ने 30 साल पहले निवेश किया, अगर वो पैसा निवेश नहीं करता खाली सेविंग बैंक में रखता तो उसका पैसा 30,48,000 रुपये करीबन होता। अगर वो खाली इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहा है तो इन्फ्लेशन के मुताबिक वो 10 लाख रुपए आज 92 लाख रुपए के बराबर होते, 92,33,000। बैंक की FD में उसने अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके 1,19,00,000 रुपए होते थे। लेकिन उसने एक स्कीम, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम जो उस समय ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो लेट्स से यही ऑप्शन में उसने डाल दिया पैसा, तो वो पैसा 8,31,00,000 रुपए हो गया, यानी 83 टाइम्स। 30 साल में 83 टाइम्स आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी मल्टीपल है, बहुत बड़ी अमाउंट है जो एक साथ अगर किसी को मिले तो उसके सारे जो लाइफ के एम्बिशंस है, गोल्स हैं, वो उसमें उसको हेल्प कर सकती है। कुछ ऐसी सेलेक्ट स्कीम्स एट रैंडम हमने ली है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि ये स्कीम्स अच्छी है या इनमें आप निवेश करो। एक दिखाया है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, इसमें टाइटल डालना रह गया शायद। 10 ईयर तक किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो SIP रिटर्न्स क्या हो सकते हैं वो फर्स्ट कॉलम में दिखाए गए हैं, और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है तो वन टाइम रिटर्न्स भी दिखाए गए हैं। सारे रिटर्न्स ऑब्वियसली 2 डिजिट हैं, तो सारे 2 डिजिट रिटर्न्स अगर आपको मिल रहे हैं, टैक्स फ्री, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जो टैक्स सेविंग के लिए 1.5 लाख रुपया अपना LIC या इस तरह की स्कीम्स में डालते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में विकल्प अवेलेबल है जिसको हम ELSS कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। कुछ सेलेक्ट स्कीम्स का रिटर्न जस्ट इंडिया एक इलस्ट्रेशन के तौर पे दिखाया गया है। इसमें एक और अच्छी बात ये भी है कि इसमें आप जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बदले में आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसको हम म्यूचुअल फंड की भाषा में SIP कहते हैं।
SIP के बारे में कौन कौन लोग हैं जो मतलब जानते हैं SIP क्या होती है? तो मुझे इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक छोटा सा दोहा याद आ गया है, वो मैं बताता हूँ कि जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि भाई सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो मैंने इससे बनाया सबको आपको बताने के लिए, या जो लोग म्यूचुअल फंड में कन्विंस नहीं होते उनके लिए, कि भाई तेजी में इन्वेस्ट सब करे, मंदी में करे ना कोई, और जो दोनों टाइम इन्वेस्ट करे रिटर्न उसी को होए। आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। दूसरा, मेरी एक क्यूरियोसिटी यहाँ है कि यहाँ सब इतने लोग बैठे हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 साल पहले SIP शुरू किया था? जैसे मैं तो हूँ, मैंने किया था, और कोई है मेरे जैसा कि जिसने 10 साल पहले SIP शुरू किया, 5 साल पहले किसी ने शुरू किया हो, ऐसा कोई? तो आप लोग सब बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए, और मेरा दावा है कि आपको कई तरह की ग्रीवेंस नहीं होगी अगर आपने 5 साल से, मैंने आपकी स्कीम का नाम भी नहीं पूछा है, आपने किसके थ्रू किया है वो भी मैंने नहीं पूछा है, पर मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि यू मस्ट बी हैप्पी विथ वॉट एवर रिटर्न्स यू आर गेटिंग। कंफर्म? गुड। तो अभी हम में से कई लोग हैं जो हमारी कोई भी हैबिट्स पे, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, इस पे हम ऐसे महीने के 1000-1500 रुपये खर्च कर देते हैं। तो एक स्लाइड, एक पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि अगर यही खर्चा हम बचा लें, आज हम निश्चय करें कि यस ये खर्चा हमें नहीं करना चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति सपोज सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, 1500 रुपये महीने उसमें स्पेंड कर रहा है, उसको बचाए अगर वो 30 साल तक, यंग जनरेशन में बहुत सारे लोग सिगरेट के लत लग जाती है, अगर उनको कोई बताए कि भैया ये अगर बंद कर दे और ये 1500 रुपये सिर्फ कहीं तो निवेश कर दे जहाँ एक ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15% पर एनम का रिटर्न अगर तेरे को मिल जाएगा कोई सी भी स्कीम में, तो जब तू 30 साल बाद देखेगा उस अमाउंट को, तो वो शायद 1 करोड़ रुपये हो सकती है। ऐसा हमने नहीं कहा है, ऐसा अखबारों में भी आया है। हमने अखबार की रिसेंट क्लिपिंग्स जो सितंबर 2016 की है, उसमें भी इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये कोई मेरी स्टडी नहीं है, मेरी कोई रिसर्च नहीं है, मैंने जो है छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से कंपाइल की है, आपके सामने रखी है, ताकि आप अगर आज से पहले तक किसी ने नहीं बताया हो, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता हो, तो शायद आपकी जानकारी में इजाफा हो जाए। और एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि जो टाइम का कितना डिफरेंस पड़ता है। एक व्यक्ति अगर अपने कैरियर में 25 साल से स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट, और दूसरा व्यक्ति अगर 30 साल से स्टार्ट करता है, सेम अमाउंट दोनों ने इन्वेस्ट की, सेम टाइप ऑफ रिटर्न दोनों को मिल रहा है कहीं भी उनके जो स्कीम में, म्यूचुअल फंड में या कोई और जगह पे, तो जो 25 साल से जिसने स्टार्ट किया वो जब 55 साल का होगा तो उसकी कॉर्पस होगी 2 करोड़ 21 लाख, जो 25 साल से स्टार्ट किया, और जो 30 साल से स्टार्ट किया उसको करीबन आधा ही अमाउंट इसका मिलता है, तो उसी एज पे 55 साल की एज पे 1 करोड़ 13 लाख। तो दोनों करोड़पति तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन जो पहले स्टार्ट करता है उसकी कॉर्पस जो है डबल हो जाती है। तो इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं कि जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए अच्छा हो सकता है। और एक स्लाइड के पिक्चर के जरिए दिखाया गया है कि अगर लोग कहते हैं कि यार 8% अगर FD में मिल रहा है और अगर 12% में म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, तो 4% का ही तो फर्क है, इतनी क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर 4% की डिफरेंस से हमने देखा, अगर 20 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो बात करते हैं, 20 साल जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो या निवेशित रहते हो, तो आपका अमाउंट अगेन आपको जो एक जगह 23 लाख रुपए मिल रहा है 8% की रेट से, तो वही अमाउंट 12% की रेट से 48 लाख रुपए। वंस अगेन वी कैन सी दैट द अमाउंट इज एक्चुअली डबल, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली इन दैट एज ऑफ योर लाइफ यू विल रियलाइज कि उसकी डबल अमाउंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। जब आपको एक मकान लेना है और आपको पता लगा कि आपका 1 करोड़ ही सेविंग हुआ है, और अगर आपने सही टाइम पे स्टार्ट किया तो 2 करोड़ हो सकते थे, तो आपको मनपसंद मकान लेने मिल सकता था शायद। तो वो आपको आगे चल के रियलाइज होगा, अगर आज नहीं हो रहा है तो। फिर कुछ लोग बोलते हैं आप तो साहब ये जो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर होते हैं या जो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं वो सेलेक्ट स्कीम्स की बात करके गुमराह कर देते हैं, जो अच्छे अच्छे रिटर्न्स हैं वो बता देते हैं और जो खराब रिटर्न्स है वो बताते नहीं हैं। तो उसका भी एक जो है मुझे पॉसिबल सॉल्यूशन नज़र आया कि म्यूचुअल फंड का एक इंडेक्स क्रिएट किया गया है। हम में से किसी ने सुना है म्यूचुअल फंड का इंडेक्स? किसी ने सुना है? कुछ लोगों ने सुना है। तो एम्फी और क्रिसिल ने मिलके एक इंडेक्स बनाए हैं 3-4 तरह के, उसमें उन्होंने अलग अलग तरह की स्कीम्स का इंडेक्स बनाया है। जैसे कि एक ELSS का इंडेक्स उन्होंने बनाया, तो टैक्स सेविंग जो स्कीम्स है सारे को उन्होंने जोड़ लिया, और उन सारे का सम्मिलित रिटर्न जो आपको एवरेज रिटर्न क्या आया वो हमने इसमें एक चार्ट के जरिए बताया है कि भाई अगर आप ELSS की स्कीम्स में 5 साल पहले इन्वेस्ट किए तो आपको करीब 13% रिटर्न आया। 7 साल पहले किए, मैं 1 और 2 साल की बात नहीं करता, बिकॉज मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि किसी को 1 या 2 साल के लिए स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में आने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो और कहीं पे फिक्स रिटर्न में इन्वेस्ट कर सकता है, पर आपका हॉराइजन अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आप ज़रूर आइए, यहाँ आपका स्वागत है। तो 5 साल का 13% रिटर्न है, 7 साल का 14% रिटर्न है, और 10 साल का अगेन 13.5% रिटर्न है। ये ELSS स्कीम्स की जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल है उनका एवरेज है,
तो इसमें अब आपने कोई अगर आपने मल्टीपल ली है तो कोई हो सकता है इससे ज़्यादा वाली भी ली होगी और कोई इससे कम वाली भी ली होगी, पर इंडेक्स के जरिए अपने को एक सपोर्ट मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है कि यस there is a possibility that we get a returns which is higher than FD, higher than the fixed return instruments। और एक इंडेक्स जो एम्फी और क्रिस्टल ने बनाया है उसका नाम है स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स। उसके अंदर जो सम्मिलित स्कीम्स है उनका नाम यहाँ डिस्प्ले किया गया है जस्ट एक इंडिकेशन के लिए। और उनका जो अगर कंबाइंड रिटर्न हम देखते हैं तो 5 साल में 18% रिटर्न आया है, 7 साल में 19% और 10 साल में करीब अगेन 15.5%। यानी कि किसी भी लॉन्ग टाइम होराइजन में आपको पुअर रिटर्न आया ऐसा नहीं है, हमेशा आपको डिसेंट मच हायर देन एफडी आपको रिटर्न आया है। और एक इंडेक्स है जो लार्ज कैप फंड है, इसके अंदर जो स्कीम्स है उनका नाम भी हमने यहाँ बताया है और इसका भी रिटर्न्स जो है अगेन ऑल आर 2 डिजिट रिटर्न्स मोर देन एफडी रिटर्न्स। 5 ईयर 10.6%, 7 ईयर 12.5%, 10 year 12.6%। So all are decent returns, nobody should have a reason to complain। फिर हमने एक्चुअली शुरू एक चर्चा की थी बैलेंस फंड की। तो बैलेंस फंड की एक खासियत क्या है जो एक्चुअली हम सब जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम भी वही चीज़ अपनी ट्रेडिंग की जो तरीका है प्रोसेस में इख्तियार करना चाहते हैं कि जब मार्केट बढ़े तो हम अपना स्टॉक बेचें और जब मार्केट कम हो तो हम स्टॉक अपना ले लें। ऐसा हम में से कितने लोग कर पाते हैं कि मार्केट बढ़ा तो बेच दिया और मार्केट कम हो गया तो ले लिया? अपन में से कर पाते हैं सब लोग ऐसा? शायद ही कोई कर पाता है। लेकिन हमें एक फैसिलिटी मिली है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जिसका नाम बैलेंस फंड है। समझो आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपने बैलेंस फंड में डाला तो वो 6.5 लाख रुपए इक्विटी में डाल देगा और 3.5 लाख रुपए नॉन इक्विटी यानी कि फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में डाल देगा। मार्केट हर महीने ये लोग अपना बैलेंस रीबैलेंस करते हैं। मार्केट डाउन गया तो वो आपका जो है इक्विटीज़ वो खरीद लेंगे, मार्केट अप गया तो इक्विटीज़ बेच देंगे। पूल आपका पैसा का एक जगह ही पड़ा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना काम से काम करिए। आप जॉब करते हैं तो जॉब जाइए, बिजनेस करते हैं बिजनेस करिए और जो उसकी काम करने की जो टेंशन है, जो उसकी हेडेक है वो फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बहुत मुझे अद्भुत रिजल्ट्स नज़र आते हैं जब बैलेंस फंड में हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहते हैं। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो है 5 ईयर रिटर्न्स, 10 ईयर रिटर्न्स, 15 ईयर रिटर्न्स, चाहे वन टाइम रिटर्न है चाहे SIP रिटर्न्स हैं, सारे काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं। और अगर इनका मैं एवरेज देखूं तो अगेन ये 15% रिटर्न आ जाता है और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई 2 डिजिट रिटर्न नज़र आ रहा है या आपको नेगेटिव रिटर्न नज़र आ रहा है, ये कहीं नहीं है। तो ये खास करके जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनको मेरी सलाह रहती है कि भाई आप जो हैं किसी भी सेक्टरल फंड में जाने के बजाय या मिड कैप या स्मॉल कैप में जाने के बजाय आप इस तरह के बैलेंस फंड में निवेश शुरू करिए। आपका जो एडवाइज़र है उससे सलाह लीजिए, किसी भी अच्छे एडवाइज़र से आप सलाह लीजिए। अपने आप कर सकते हैं तो अपने आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक स्टेबल रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में देने के लिए एक ऐसा एक नज़र आता है जरिया, वो ज़रूरी था आप सबको बताना। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जब मार्केट क्रैश हो जाता है तब आपका म्यूचुअल फंड और SIP का क्या हाल होता है, वो आप जरा ज़रूर बताइए। हर एक का ये क्यूरोसिटी रहती है, हर एक पूछते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी पिटाई हुई है जब उन्होंने स्टॉक्स लिए और जब मार्केट क्रैश हो गया तो उनकी पिटाई बहुत ज़ोर से होती है, सहन नहीं होती और वो बता भी नहीं पाता किसी को। तो अगेन मैं वो अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि हम अगर वॉल्वो में बैठे यहाँ से और हमको बम्बई जाना था और वॉल्वो ने आपको बताया था कि भाई 10 घंटे में आपको बम्बई पहुँचाया जाएगा। किसी कारणवश उसने तेज़ स्पीड से चलाई और आपको 90% जर्नी यानी लेट से विरार तक आपको 6 घंटे में ले गया। फिर उसकी अगर बस पंचर हो गई तो अगर वहाँ 1-2 घंटा लग गया और फिर भी आपको डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुँचा दिया तो आप उसको कंप्लेंट करेंगे या नहीं करेंगे? आपकी कोई कंप्लेंट ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है कोई। अगर वो पंचर हो गई गाड़ी, आपको तो बिफोर टाइम फिर भी पहुँचा रहा है। तो मार्केट के साथ भी ऐसा है, मार्केट कब पंचर हो जाता है किसी को पता नहीं है। पंचर का मतलब ये कि जो हमने 2008 में एक पीक आया मार्केट का जहाँ 20,000 शायद सेंसेक्स था और उसके बाद ये 98 में पीक आया, 99 में फॉल हो गया मार्केट, नहीं ये 98 नहीं सॉरी 2009 में फॉल हुआ। 50% फॉल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हुआ। तो उस वक्त जो लोग अपना अगर पोर्टफोलियो कंपेयर करते हैं उनको ज़रूर पेन होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पेन होगा। अगर मेरे पास भी अगर उस समय 1 लाख का पोर्टफोलियो था, मुझे 50,000 दिखाई देगा तो मुझे पेन होगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल से रिलेट करूँ कि मेरी जर्नी, फिर भी मैं अपनी जर्नी पर डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुँच रहा हूँ, उसका मैंने कुछ इलस्ट्रेशन दिखाया है कि किसी XYZ HDFC प्रूडेंस फंड खाली इलस्ट्रेशन के लिए है, किसी आदमी ने 10 साल पहले से SIP शुरू की और उसी दिन की वैल्यू देख रहा है जिस दिन मार्केट लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया था। तो क्या हुआ? तो हम देख सकते हैं कि उसका जो रिटर्न है फिर भी उसका 17.9% रिटर्न आया। जो उसकी अमाउंट इन्वेस्टेड थी 1,20,000 थी,
और जो बढ़ के 3 लाख रुपए से एक्सीड हो गई, यानी कि वो फिर भी मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी उसकी कैपिटल में कोई इसी तरह का लॉस नहीं है, जो उसकी अचीवमेंट टारगेट्स थी उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं आया है। ही कैन कंटिन्यू टू एंजॉय द जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। और एक स्कीम के अंदर एग्जाम्पल देखा, इस तरह का एग्जाम्पल आप कोई सी भी स्कीम में देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही स्कीम में एग्जाम्पल देखना, आप देख सकते हैं। और मेरा ऐसी उम्मीद है कि इसमें कहीं पे भी आपको नेगेटिव रिटर्न नज़र नहीं आएगा। इंस्टेड कि भाई वो मार्केट अपना लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया था, आपको कहीं पे भी नेगेटिव रिटर्न मुझे नहीं लगता नज़र आएगा। आप अपने हिसाब से अपनी स्कीम को ज़रूर से चेक कर सकते हैं। बिरला सन लाइफ में भी हमने देखा एक स्कीम में, तो अगर 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो वो 2,50,000 रुपया उस दिन तक था जिस दिन मार्केट क्रैश हो गया था। फिर कुछ लोग जो और थोड़ा समझते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये जो है फिक्स अमाउंट एवरी मंथ डालना वगैरह, ये भी अपने थोड़ा और इससे कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो थोड़ा शायद हमें समझ में आ जाए। तो वो पी रेशियो की बात करते हैं। पी रेशियो हम लोग समझते हैं, पी रेशियो तो पी रेशियो कहा जाता है भी मार्केट में अगर पी रेशियो हाई है तो मार्केट महंगा है, पी रेशियो कम है तो मार्केट शायद सस्ता है। तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से एक स्कीम जो ओल्डेस्ट है मैं उसका जिक्र खाली एक आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मेरी रिकमेंडेड स्कीम है। इस स्कीम ने क्या किया है, इसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डायनेमिक पी रेशियो फंड ऑफ फंड्स। इसने पहले से डिक्लेयर किया कि भाई मैं अपना जो पैसा है इक्विटी में कब रखूँगा और डेट में कब रखूँगा। तो जब पी रेशियो अगर 12 से कम होगा तो मार्केट एकदम सस्ता है, उस वक्त मैं अपना 90 to 100% पैसा इक्विटीज़ में रखूँगा, बाकी पैसा डेट में रखूँगा। वो स्कीम ने पहले से आपको बताया है। और फिर जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, यानी कि 12 से 16 का पी रेशियो हो गया तो मैं इक्विटी थोड़ी कम कर लूँगा, 16 से 20 का हो गया तो और थोड़ी इक्विटी कम कर लूँगा, डेट बढ़ा लूँगा। और ऐसा करके अगर मार्केट का पी रेशियो 28 से ऊपर चला गया तो मैं इक्विटी अपनी पूरी डिसइन्वेस्ट कर दूंगा और डेट में आ जाऊँगा। हम सबका ऑब्जेक्टिव भी वही होता है, लेकिन हम में से शायद ही कोई कर पाता है। हर वक्त हम तेज़ी में इन्वेस्ट करते हैं और मंदी में शायद ज़बरदस्ती हमारा माल या तो ब्रोकर बेच देता है या हमारे को ज़बरदस्ती हमारी कैपेसिटी से बाहर चला जाता है तो हमें बेचना पड़ जाता है। तो इस तरह की स्कीम्स में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में क्या होता है, यहाँ पे दिखाया है कि अगर हमने इसमें SIP की 10,000 की और अपने अगर लॉन्ग टर्म अगेन में 1 ईयर 3 ईयर के रिटर्न इग्नोर कर रहा हूँ, हालांकि वो भी अच्छी ही हैं, पर अगर आप 5 ईयर 7 ईयर और 10 ईयर रिटर्न देख रहे हैं तो दे आर सो कंसिस्टेंट, 11%, 10.5%, 11%। और इस तरह की जो फीचर इनबिल्ट करके आपको दी है आपके लिए, इस तरह की स्कीम्स का आप स्टडी कर सकते हैं, आप अपने एडवाइज़र से डिस्कस कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़ा कर सकते हैं। और एक कंसेप्ट जो आजकल रिसेंटली लॉन्च हुआ है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने, उसका नाम है PESTP। अगेन ये भी पी रेशियो को बेसिस बना के आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे कहा मैंने कि अगर पी रेशियो कम है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूं, पी रेशियो ज़्यादा है तो मैं कम इन्वेस्ट करूं। तो उस तरह का उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है जिसमें अपनी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। STP के माध्यम से हम करेंगे। STP हम जानते हैं STP क्या होती है। STP में आपका पैसा, कई लोग को दिक्कत होती है भाई मंथली अमाउंट हमें देना दिक्कत है, हम जरूरी नहीं है हमारी मंथली सेविंग उतनी हो या नहीं हो, तो STP उनके लिए सूटेबल है कि वो वन टाइम अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी उन्होंने देना है दे दिया। वो म्यूचुअल फंड वो आपका पैसा डेट फंड में पार्क करके रखता है, लिक्विड फंड में पार्क करके रखता है जिसमें आपने उनको निर्देश दिया उसमें। और फिर एक डेजिग्नेटेड अमाउंट जो आपने उनको पहले बोला कि भाई मेरे को 5 लाख रुपये आप नॉन इक्विटी फंड में रखो और 5,000 रुपया महीना मेरा इक्विटी फंड में शिफ्ट करो। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा, इसकी एक रिसेंट न्यूज़ भी आई थी अखबार में कि IDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस STP। करता यही है कि जब पी रेशियो 19 से ऊपर चल रहा है मार्केट का जो अभी है, उस वक्त आपका जो अमाउंट आपने अगर 5,000 रुपये का उनको डायरेक्शन दिया था तो वो सिर्फ 5,000 रुपया ही पर मंथ आपका उस 5 लाख में से लेगा और इक्विटी फंड में डालेगा। मार्केट की साइकिल किसी वजह से मार्केट वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, इंटरनेशनल कुछ इवेंट हो गया, नेशनल इवेंट हो गया, मार्केट जब डाउन होने लगेगा और जब पी रेशियो 19 से कम होगा तो जो आपने 5,000 रुपये डेजिग्नेटेड अमाउंट बताया था वो उसको डबल कर देगा। यानी कि उस वक्त वो फंड आपका 10,000 रुपया आपकी पोर्शन में से डिडक्ट करके इक्विटी में डालेगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, कुछ उनको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये उनकी इनबिल्ट फैसिलिटी है। फर्दर अगर मार्केट डाउन हो गया, जिसको वो ग्रीन जोन बोलते हैं, ग्रीन जोन यानी कि जब मार्केट 16 से नीचे पी रेशियो आ जाता है, जब हमें ज़्यादा पैसा उस मार्केट में डालना चाहिए, जब हम नहीं डाल पाते खुद की मर्जी से, खुद जब हमें लिबर्टी मिली हुई हो तब हम वो एक्शन नहीं ले पाते, तो ये फंड हमारा जो हमने इनिशियल अमाउंट बताया था 5,000 रुपये, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 25,000 रुपये महीना हमारा उस फंड उस इक्विटी मार्केट में डाला जाता है। तो इसका रिजल्ट जो है बेहतरीन आता है, बिकॉज आप लो मार्केट में ज़्यादा ले रहे हैं, हाई मार्केट में कम ले रहे हैं।
एक नया कंसेप्ट है, इसको ज़रूरी टेस्ट तो करना ही है, पर मेरा ऐसा उम्मीद है कि इस तरह के कोई भी माध्यम में आप जाते हैं तो इट कैन गिव यू ए बेटर रिटर्न ऑल्सो। आम आदमी क्या गलती करते हैं कि शेयर मार्केट में आए, म्यूचुअल फंड में भी आ गए किसी का बात सुन के, लेकिन थोड़े दिन में अगर रिटर्न नहीं आया, 1 साल में, 6 महीने में, और तो फिर वो इस तरह की एक सिचुएशन आ जाती है कि वो अपने लक्ष्य से करीब पहुंच के, जहाँ उनको खजाना शायद मिलने ही वाला था, और वो हताश हो गए उस टारगेट से पहले और वापस जाने के लिए बेताब हो गए। तो उसके साथ शायद ये हो सकता है कि वो जो खजाना उसको शायद मिलने वाला था वो शायद ना मिले। पिक्चर्स के द्वारा बात थोड़ी कभी कभी कहने में आसानी हो जाती है, समझने में भी कई लोगों को उसमें ईजी हो जाती है, इसलिए पिक्चर्स का यूज़ किया गया है। तो जो कुछ बातें मैं बताना चाहता था मैंने बताई। उसकी नेट मुझे जो समरी नज़र आती है वो ये है कि हमें कोई तरह का डेली प्राइस मूवमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अपनी हेल्थ का क्या डेली चेकअप करते हैं हम लोग जाके कि भाई आज मेरी हेल्थ कैसी है? अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें कोई डेली चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आपने अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी का या म्यूचुअल फंड का आपने अच्छे से किसी एडवाइज़र से सलाह लेके चुना है तो आपको उसको डेली ट्रैक करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार आप ज़रूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे आप अपना फोकस रखिए, ऐसा इसमें समराइज़ करने में बोल रहा हूँ। और आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको डेली न्यूज़ और इससे कोई एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसको इग्नोर करके चलेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर हम बस में बैठ गए यहाँ से जाने के लिए बम्बई, तो हमें ज़रूरी है कि सारे रास्ते में पेड़ कितने वो गिने या कितने होटल से वो गिने, हर बार खिड़की से बाहर निकल के देखें, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बैठ गए हैं उस बस में, उस ड्राइवर के ऊपर हमें फेथ है, वो हमें ज़रूर से अपने डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। वैसे ही काम आपका इक्विटी मार्केट्स लॉन्ग रन में करेंगे। टिप्स को आप बेशक नज़रअंदाज कर सकते हैं। मैं किसी को नहीं जानता जो टिप्स के माध्यम से करोड़पति बनाए। कोई अगर बनाए तो हाथ खड़ा करे कृपया। तो टिप्स के माध्यम से किसी को आज तक कोई फ़ायदा शायद ही हुआ है। और एसेट एलोकेशन की जो हमने बात की तो हमने आपको बताया कि भाई बैलेंस फंड एक माध्यम है, पी रेशियो का जो एसटीपी मोड है वो एक माध्यम है, फंड ऑफ फंड्स जो बताया, एसेट एलोकेशन आप अपना प्रॉपर आप अपनी एज के साथ उसको रीअलाइन कर सकते हैं। यंग एज में आप ज़्यादा इक्विटी में रख सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़े वैसे इक्विटी कम कर सकते हैं। और एक पिक्चर के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो हम पेड़ लगाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी छाया हमें मिले, लेकिन आज अगर कोई आज व्यक्ति जो 50 साल का है वो अगर अपने बच्चों के लिए ये SIP शुरू करेगा, वो एक पौधा लगाने के तरह है। जो हो सकता है वो व्यक्ति ना रहे 20 साल बाद, पर उसके जो बच्चे होंगे वो जब अपनी यंग एज में आएंगे तो वो अपने डैड को ज़रूर धन्यवाद देंगे कि यस उन्होंने हमारे लिए एक SIP का पौधा लगाया था जो आज हमें वृक्ष की तरह हमें छाया प्रदान कर रहा है। उनका ज़रूर से धन्यवाद देंगे वो। तो मेरी बात को मैं इससे ज़्यादा और लंबा नहीं करना चाहूँगा। आप में से किसी को लगा कि हाँ SIP अगर शुरू नहीं किए तो करनी चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति है इसको लगा कि यस शुरू करनी चाहिए? यस, मैं आप सबके लिए तालियां बजाना चाहूँगा कि आप लोगों ने एटलीस्ट कुछ 20-25 मिनट की बात में ही एक एटलीस्ट अपना डिसीजन लिया कि आप SIP शुरू करेंगे। और अगर आप और कुछ जानकारी चाहें तो हाँ, अगर प्रश्न उत्तर अलाउड है तो मैं जरूर से लेना। एनी क्वेश्चंस प्लीज। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑर्गेनाइजर से परमिशन लेना मेरी ड्यूटी है। एक्सक्यूज मी सर। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर आप साधारण इन्वेस्टर के तरह से कोई सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। हेलो। जी हाँ, जरूर जरूर जरूर। यस सर, यस सर। चेक करना चाहिए या करना चाहिए कितना परसेंटेज इक्विटी में शेयर में और कितना एफडी वगैरह आप बता सकते हैं? रफली जो थंब रूल जो मैंने जाना है कि वो ये बताते हैं कि भाई आपकी 100 माइनस योर एज, लेट से आप 70 साल के अगर हैं तो 100 माइनस योर एज अबाउट 70, जो भी है 70 साल का है अगर, तो उसको 30% पैसा वो सेफली इक्विटीज़ में रख सकता है। 70% पैसा उसको इक्विटीज़ में नहीं रख के उसको फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए। थंब रूल। पी रेशियो कैसे डिराइव होता है? इसमें हमें कोई इंडिविजुअल स्टॉक का पी रेशियो खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE इंडिया, NSE इंडिया, इनकी वेबसाइट्स है और उस पर वो अपनी जो इंडाइसेस उन्होंने बनाए हैं, BSE सेंसेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स हैं और निफ्टी 50 जिसमें 50 स्टॉक्स हैं, उनका पी रेशियो आप
पूरी 30 स्टॉक्स का एवरेज और 50 स्टॉक्स का एवरेज वो डेली बेसिस पे स्टॉक अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। इन्वेस्टर चाहे तो उसको जाके चेक कर सकता है, देख सकता है। 30 एंड 50 बिकॉज वो आपका मोर देन 90% मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कवर हो जाता है। जी हाँ, इंडेक्स तो जिस तरह से अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानते हैं, उनकी वर्किंग जानते हैं, तो सिमिलरली सेंसेक्स में क्या है 30 स्टॉक्स हैं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, और उनका जो वेटेड एवरेज लेके वो इंडेक्स उसका उन्होंने बनाया है। उसी तरह से जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं उनका एनएवी उन्होंने गैदर किया, क्रिस्टल और एमफी ने मिलके एनएवी के बेसिस पे उनका इंडेक्स उन्होंने बनाया है। दैट इज अवेलेबल, दैट इज अ पब्लिश डेटा। जो मैंने आपको इंडेक्स का रिटर्न दिखाया वो पब्लिश डेटा है। आपको जो स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न आप देख लीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ आप इंडेक्स का रिटर्न देख लीजिए, आप कंपेयर कर सकेंगे। यस सर। Sir, I had a very basic question. जरूर। देयरफॉर मैंने आपको निवेदन किया था कि अपने जब इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें तो आप एक अच्छे एडवाइज़र की हेल्प लें। आपके आसपास जो भी है उसकी ज़रूर हेल्प लें, उसमें संकोच ना करें, उसकी फ़ीस पे करने में संकोच ना करें। बिकॉज ऐसा आपका कहना सही है कि जो लोग उसके बिना अगर कदम रख देते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ चोट हो जाती है। मैं उसमें डिसएग्री नहीं कर रहा, पर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो कॉमनली आई थिंक मनी कंट्रोल पे, वैल्यू रिसर्च पे, मॉर्निंग स्टार पे, इन सब पे वेबसाइट्स पे आपको डेटा अवेलेबल है जो आप जरूर से देख सकते हैं, किसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और कोई प्रश्न? जी हाँ, हाँ, तो ELSS की स्कीम में वो 65-35 रेशियो वाला कंपोनेंट नहीं अवेलेबल है। ELSS की स्कीम प्योर इक्विटी की स्कीम्स है, उसमें 3 साल का लॉक इन भी है, क्योंकि कोई भी आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो थोड़ा लॉक इन होता है, तो ELSS में भी 3 साल का लॉक इन उन्होंने रखा है। और बैलेंस स्कीम में ELSS का ऑप्शन नहीं है, बैलेंस स्कीम आपको विदाउट ELSS के ऑप्शन से ही ले सकते हैं। रिटर्न रेशियो मैंने आपको सभी तरह के रिटर्न इसमें दिखाए थे, तो अगर ज़्यादा और कम की बात करें तो ऐसा कोई बेंचमार्क अपन नहीं निकाल सकते कि ज़्यादा किस में आएगा। पर अगर अपन स्टेबल रिटर्न्स की ओर देख रहे हैं कि यस अपने को ऐसा नहीं हो बहुत तेजी आ गई तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखाई दे, तो वो एक झूठी खुशी हमें मिलती है। अगर हमें एवरेज रिटर्न से हम सेटिस्फाइड है कि यस 12% में तो मेरा पैसा जो है इतना मेरे टारगेट से आ जाएगा, तो वी कैन गो विद द बैलेंस फंड। और ज़रूरी नहीं है जब मंदी आएगी तो जो 100% इक्विटी में है उसमें फॉल ज़्यादा आएगा NAV में, और जब बैलेंस फंड उसमें फॉल कम आएगा, बिकॉज उसमें 35% का कुशन है नॉन इक्विटी का, तो एक कुशन की तरह काम करता है। ये लिक्विड फंड में बेस्ट फंड कौन सा है और इसमें कितनी की रिटर्न रहती है और रिस्क क्या है, और टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम उसका? लिक्विड फंड की मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, और न ही वो मेरी कोई फेवरेट उसमें रिकमेंडेड लिस्ट में आते, बिकॉज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ जो आपको लिक्विड फंड के रिटर्न्स को बीट कर सकती है। ऐसी बातें जब हमारे पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो हमें उसमें जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई भी लिक्विड फंड अगर आप लेते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बेस्ट रिटर्न की जो बात सभी लोग करते हैं, नॉट ओनली लिक्विड बट इक्विटी में भी बात करते हैं कि बेस्ट रिटर्न किस में मिलेगा, तो ये प्रेडिक्शन करना लगभग असंभव है कि आज से 5 साल बाद अगर मैंने या 1 साल बाद या 5 महीने बाद कौन सी स्कीम ली तो बेस्ट रिटर्न आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन करना शायद किसी के लिए भी संभव ना हो। बट हमने अगेन जो लॉन्ग टर्म डेटा देखा उससे हमें ये हमारा विश्वास जो है मजबूत होता है कि यस अगर हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो हमें कोई ये प्रेडिक्शन जानने की जरूरी नहीं है कि बेस्ट स्कीम कौन सी है। हम एवरेज में भी रहेंगे तो हमारा हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। यस सर। कोई भी म्यूचुअल फंड में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे टैक्स बेनिफिट? उसके लिए मिनिमम आई थिंक 5000 मान लीजिए 5000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूं टैक्स बेनिफिट के लिए वो फंड में कितना इक्विटी में पोर्शन होना चाहिए? वो फंड में जो ELSS की स्कीम्स है उसमें 100% इक्विटी है। आप जितना पैसा डालेंगे वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कहना है कि जैसा 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिले, जी हाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कितना होना चाहिए और कितना डेट में होना चाहिए? आपका जो 1.5 लाख रुपए आपको उसमें डालना है सेक्शन 80C में। वो नहीं कहना चाहता। आप बताइए मतलब। वो बेसिकली डिपेंड करेगा आपके टैक्स स्लैब पे कि आपका टैक्स स्लैब क्या आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा म्यूचुअल फंड में है
जहाँ तक मेरी जानकारी है मिनिमम 35% इन इक्विटी हो तो टैक्स बेनिफिट मिल सकता है या 65। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो जो हम ईएलएस स्कीम ले रहे हैं उसके अंदर 100% इक्विटी है, तो टैक्स बेनिफिट के लिए एलिजिबल है वो। लेकिन समझो कि 1 साल के बाद जी हाँ। कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का अगर लाभ लेना हो तो उसमें कुछ तो ऐसा है कि इतना परसेंट आपको इक्विटी में और 100% डेट में नहीं मिलेगा। 100% इक्विटी वाली स्कीम्स ही उसमें एलिजिबल है, डेट वाली स्कीम्स एलिजिबल नहीं है ईएलएस के लिए। यानी ऐसा परसेंटेज है जिसमें जैसा मैं जानकारी है कि मिनिमम भाई 35% या 65% इक्विटी में हो तो वो बैलेंस फंड में जो ऑप्शन है 65% वो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स में उसका कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। बैलेंस फंड जो आपको बोल रहे हैं 65% वो मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको जो उस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1 ईयर एंड अबाव वाला। यस, यू आर राइट। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा और खाली एक छोटी सी कोटेशन जो मुझे याद आ गई वो बताना चाहूँगा कि एक पॉपुलर बॉलीवुड मूवी और एसआईपी में क्या सिमिलरिटी है। तो मुझे नज़र आई कि पॉपुलर बॉलीवुड मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है और म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए की है तो वो भी जरूर हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।